अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। खबरों के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत ने अपोजिशन से मुज़ाकरात की हिकमत अमली तैयार कर ली है और स्पीकर कौमी असम्बली को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। बज़ाहिर ये पेशरफ्त खुश आइंद लगती है, मगर अमली सतह पर कई सवालात जन्म ले रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो गैर मुंतखब नुमाइंदों से बात नहीं करेगी और मुज़ाकरात सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान से होंगे। क्या ये शर्त खुद इस अमल को महदूद कर देती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की क़यादत का बड़ा हिस्सा या तो जेल में है या सियासी तौर पर उसकी हैसियत ही वाज़ेह नहीं। पाकिस्तान की सियासी तारीख बताती है कि जब भी निज़ाम जमूद का शिकार हुआ तो उसका वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही बने। जमहूरी हुकूमतों की असल पहचान यही रही है कि वो इख्तिलाफ से घबराने के बजाय इसे मुकालमे में बदलती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या मियां नवाज शरीफ, दोनों ने अपने अपने अदवार में सियासी बहरानों के वक्त अपोजिशन को खुद मुज़ाकरात की दावत दी। यही जमहूरी रिवायत आज एक बार फिर ज़ेरे बहस है। क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत वाकई तहरीक इंसाफ के साथ संजीदा और मुखलिस मुज़ाकरात चाहती है, या ये महज वक्ती दबाव कम करने की एक हिकमत अमली है? दूसरी तरफ अपोजिशन की खामोशी भी मायने खेज है। तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने पर बज़िद हैं और वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि जब तक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी नहीं होती वो किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। यहाँ असल मसला कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तयनाती में मुसलसल ताख़ीर है, जो महज एक इंतज़ामी मामला नहीं बल्कि एक सियासी रुकावट बन चुकी है। क़वायद वाज़ेह होने के बावजूद तस्दीक़ी अमल और तरीक़ाकार की आड़ में ताख़ीर यह तासुर मजबूत करती है कि हुकूमत इख्तिलाफी आवाज़ को कमज़ोर रखना चाहती है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के बयानात की इस बदएतमादी को मज़ीद वाज़ेह करते हैं कि उनका ये सवाल बजा है कि जब इमरान खान से मुलाकातों की इजाज़त ही नहीं दी जाती तो मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मुलाकातों को मुतनाज़ बना देना दरअसल मुज़ाकरात के रास्ते बंद करने के मुतरादिफ है। उनके मुताबिक हालात मामूल पर लाने की भारी कीमत मांगी जा रही है। 8 फरवरी को शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान इस सियासी घुटन का इजहार है। असल सवाल यह है कि क्या शहबाज हुकूमत वाकई जमहूरी रिवायात के मुताबिक पहल करना चाहती है? जमहूरियत में अपोजिशन के काबिल कबूल होने या ना होने का फैसला हुकूमत का इख्तियार नहीं होता, बल्कि कानून के मुताबिक अपोजिशन के फैसले को तस्लीम करना ही जमहूरी तर्ज अमल है। अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तयनाती, मुलाकातों की इजाज़त और पार्लियामान के अंदर हकीकी सियासी मुकालमा मुमकिन नहीं बनाया जाता तो मुज़ाकरात महज एक नारा रह जाएंगे। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम पहले ही शदीद पोलराइजेशन का शिकार है। ऐसे में मुज़ाकरात में ताख़ीर और मुबहम हिकमत अमलियाँ बहरान को मज़ीद गहरा करेंगी। अगर हुकूमत वाकई इस्तेहकाम चाहती है तो उसे अच्छी सियासी रवायत से सबक लेते हुए खुले दिल के साथ अपोजिशन को एतमाद में लेना होगा, वरना तारीख गवाह है कि बगैर मुकालमे के सियासी निज़ाम सिर्फ कमज़ोर ही होता है। इसी पर पैनल की राय जानेंगे कि हुकूमत की नीयत है क्या वाकई मुज़ाकरात चाह रही है या फिर कुछ और। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी, आमिर अहमद खान साहब और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया, हिकमत अमली तैयार, मुलाकातों पर पाबंदी, कैदियों की रिहाई, अपोजिशन लीडर की तयनाती। क्या हुकूमत की नीयत वाकई साफ है? ज़ैगम खान साहब, आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं या उसके ख्वाहिशमंद हैं, जो आज बताया गया है। क्या वाकई सियासी मुफाहमत चाहते हैं या ये फिर मुज़ाकरात की बार बार दावत देना, और अब की बार तो कहते हैं हिकमत अमली भी तैयार है, ये सिर्फ महज एक दबाव कम करने या फिर अब कहें टाइम लिया जा रहा है और कुछ भी नहीं? देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने तो मुफाहमत और मुज़ाकरात को PTI की छेड़ी बना लिया है। उनका सिग्नल रेड कब हुआ था कि अब ग्रीन हो गया है? उन्होंने तो अपने सिग्नल को हमेशा ही ग्रीन रखा है, कम से कम सिग्नल की हद तक। अयाज सादिक साहब का भी सिग्नल मुसलसल ग्रीन है। उन्होंने कब कहा है कि मेरे दरवाजे बंद हैं, कब PTI नहीं आ सकती, वो हमेशा कहते हैं। लेकिन वॉक इनटू माय ऑफिस और आके बैठ के बात करें। मगर सर वो अपोजिशन लीडर ही ना उनको दे रहा है। आखिरी बार मुलाकात भी अपोजिशन की अपोजिशन लीडर मांगते हुई थी, ये फिर कैसे ग्रीन सिग्नल है? जी, यही बिल्कुल यही तो बात है ना जी, यही वो कंट्राडिक्शन है कि क्या वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट मौजूद है कि जिसमें गुफ्तगू हो सके, वरना तो फिर छेड़ ही है ना। छेड़ का यही मकसद होता है ना कि संजीदगी नहीं है। जब संजीदगी होती है तो फिर छेड़ नहीं होती ना। और देखिए, मुज़ाकरात की जो पहली स्टेज होगी, इस वक्त जितनी तलखी मौजूद है दोनों ग्रुप्स के दरमियान में, उसमें जो पहली स्टेज होगी वो सामने गुफ्तगू नहीं होगी, वो पर्दे के पीछे होगी।
और उसमें दो चीज़ें तय की जाएंगी। पहली बात यह तय की जाएगी कि मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा। दूसरी बात यह तय की जाएगी कि शुरू किन CBM से शुरू करना है, कौन से ऐसे CBMs लेने हैं, ऐसे इक़दामात लेने हैं एतमाद कायम करने वाले कि जिसके नतीजे में मुज़ाकरात का रास्ता हमवार हो सके। मिसाल के तौर पर हुकूमत PTI से कह सकती है और कहेगी कि आप अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, आप अपने नैरेटिव को कंट्रोल करें, और PTI जो कह रही है और ये कहेगी कि आप कम से कम अडियाला के दरवाजे तो खोलें, इमरान खान से हमें मिलने तो दें, और फिर जितना आप पार्टी पर सख्ती कर रहे हैं उसको कम करके पार्टी को सांस लेने की मोहलत तो दें। ये तो कम से कम वो होंगे जो CBMs होंगे, और फिर तय करना होगा कि बात किस पर होगी। देखिए, जो बात है एजेंडा, उस पर भी इख्तलाफ है दोनों तरफ, बल्कि तीनों तरफ, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें तीसरा फरीक मौजूद है जो ये कहते हैं कि इमरान खान और PTI माफ़ी मांगे 9 मई के मामलात की, फिर हुकूमत से बात करें। और हुकूमत क्या कहती है कि किन चीज़ों पर बात नहीं होगी, अदालती अमूर पर बात नहीं होगी, NRO पर बात नहीं होगी, इसका मतलब है कैदियों पर बात नहीं होगी, इमरान खान की रिहाई पर बात नहीं होगी। वो कहते हैं इलेक्शन पर बात नहीं होगी, मैंडेट पर बात नहीं होगी, इसका मतलब है कि इलेक्शन से पहले अर्ली इलेक्शन पर वो बात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं जी कौमी अमूर पर गुफ्तगू होगी। अब ये तो बड़ी एब्स्ट्रैक्ट बात है ना, ये क्या बात हुई कि कौमी अमूर पर बात होगी, लेकिन जो तनाज़ात हैं उस पर हम बात करने को तैयार नहीं है। अब दूसरी तरफ PTI बड़ी क्लियरली कहती है कि तकरीबन इन्हीं बातों पर ही वो बात करना चाहती है, और बात किससे करना चाहती है, वो बात मर्जी के फरीक से करना चाहती है, हुकूमत से वो बात ही नहीं करना चाहती, वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, और इस वक्त तो वो बात ही नहीं करना चाहती। क्योंकि आपने देखा कि 28 दिसंबर को बैरिस्टर सलमान ने और सुहेल आफरीदी ने क्या कहा कि पहले लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, पहले हम कोई तहरीक चलाएंगे, हुकूमत पर दबाव डालेंगे, उसके बाद गुफ्तगू होगी। तो PTI ने तो खैर से सीधा ही कह दिया। सिर्फ एक बात उन्होंने की हुई है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के महमूद खान अचकज़ई साहब से और राजा नासिर अब्बास से बात करें, लेकिन उनकी बातों को वो जो गुफ्तगू करेंगे उसका वो हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। तो हुकूमत कैसे उनसे बात करे, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी नॉन स्टार्टर है। और फिर कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप देखिए उससे क्या जाहिर होता है। आखिरी बात देखिए, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये जाहिर करती है कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, हुकूमत को भी शामिल कर लीजिए, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो चुकी है। और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि एक सूबे की हुकूमत के दरमियान में और मरकजी हुकूमत के दरमियान में कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो गई है। तो इस वक्त तो कोई दरवाजा खुलने के आसार नजर नहीं आ रहे। ठीक हो गया। आमिर अहमद खान साहब, वजीर आजम की ख्वाहिश पर स्पीकर साहब ने कह दिया कि हिकमत अमली तैयार है, आए बात करते हैं, अपोजिशन की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। क्या रीड कर रहे हैं इसको? दूसरा, कायदे हिज़्बी इख्तिलाफ की तकर्रुरी में जो ताखीर की गई है, दानिस्ता सियासी रुकावट कहेंगे, महज इंतजामी कमजोरी कह के छोड़ दिया जाए? आशा जी, जो आपने नीयत की बात की ना, सबसे पहले तो उसके ऊपर आते हैं। मेरी राय के अंदर हुकूमत के पास नीयत का खेल खेलने की अब गुंजाइश बाकी नहीं रही है। ये जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGI-SPR की, मेरा ख्याल है उसके अंदर एक बहुत वाज़ेह पैगाम था कि आपको 2 साल होने को आए हैं, आपने KP के ऊपर अभी तक वो तवज्जो नहीं दी जो देनी चाहिए। और देखिए वहाँ हालात कहाँ तक पहुँच गए हुए हैं कि वहाँ इस कदर एक ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है दहशतगर्दी के वाक़यात में, और जो सूबाई हुकूमत है उसका और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो बजाय इसके कि हैंड इन हैंड वो काम करें, वो एक दूसरे के काउंटर पर्पसेस के ऊपर वो काम कर रही हैं। और अब वो सहूलत नहीं रही है हुकूमत की जो पिछले 2 साल से उनको वो इस्तेमाल करती रही है हुकूमत, ये कह के कि जी हम तो चाहते हैं कि हम बात करें, लेकिन PTI के सरबराह जो हैं वो इस बात पे मानते नहीं है। इमरान खान नामी ऊँट जो है ये किसी करवट बैठ ही नहीं रहा, तो हम बात कैसे कर सकते हैं। अब मेरा ख्याल है उनको ये बहुत वाज़ेह इशारा मिल चुका है कि ये आपका मसला है, या तो आप इसको सियासी तौर पर सुलझा लें, और अगर सियासी तौर पर नहीं सुलझा सकते हैं, इसका कोई हल नहीं निकल सकता, और अगर आपको इसके लिए कोई तल्ख फैसले करने हैं तो फिर उसमें भी आप लीड लें, उसकी ओनरशिप लें और आप वो तल्ख फैसले करें, लेकिन इस मामले को ज़्यादा घसीटा नहीं जा सकता। देखें, गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा स्पेस होती है आयशा, ये गवर्नमेंट के पास वसाइल भी तमाम तर होते हैं, गवर्नमेंट के पास स्पेस भी बहुत होती है, गवर्नमेंट को अच्छी तरह से, और ये चीज़ ऑपोजिशन भी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि कौन सी उनकी डिमांड्स जो हैं वो रियल हैं
वो संजीदा और सीरियस डिमांड्स हैं और कौन सी डिमांड वो सिर्फ एक जो पॉलिटिकल स्टांस होता है ना उसके लिए कर रहे हैं। कोई किसी भी किस्म के मुज़ाकरात, पॉलिटिकल डायलॉग जब भी होता है आयशा, वो हमेशा अनरियलिस्टिक एक्सट्रीम से शुरू होता है। हर कोई एक एक्सट्रीम पोजीशन लेकर डायलॉग्स का आगाज करता है और वो इसीलिए कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा गिव एंड टेक करके एक दूसरे के करीब आया जा सके। तो अपोजिशन को भी अच्छी तरह से पता है कि बहुत सारी उनकी मांगें जो हैं वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टांस की खातिर वो उनकी बात करते हैं और वो खुद भी इतने ज़्यादा उसके अंदर संजीदा नहीं है। बाकी रही हुकूमत की काबिलियत कि वो इसको मुमकिन बना सकेगी, तो देखें प्रॉब्लम अब इस हुकूमत के लिए हो गया है कि अगर वो इसको मुमकिन नहीं बना सकती तो फिर ये उसका एक बहुत बड़ा इस हुकूमत के लिए इशू बन रहा है। अब ये वक्त नहीं रहा उसके ऊपर कि ये इसको लटका सके। तो जब आपके पास ज़्यादा खेल खेलने की गुंजाइश ना हो ना, आपके इर्द गिर्द घेरा हालात जो हैं वो तंग कर दें, तो फिर आप जो भी वजूहात होती हैं उससे पहले जिनको आप बहाना बनाकर ज़रा पीछे रहते हैं और मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं करते, उन तमाम वजूहात से कतई नज़र आपको अपनी बका के लिए, अपनी सियासी बका के लिए बात आगे बढ़ानी पड़ती है। अब हुकूमत की हिकमत अमली पे ये डिपेंड करता है कि वो सब कुछ इमरान खान पर छोड़ देंगे या वो उनकी पार्टी के अंदर से कोई ऐसा प्रेशर जनरेट करने की कोशिश करेंगे पीटीआई के बानी के ऊपर जिससे वो मुज़ाकरात के लिए मजीद अंदर राह खुल सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब कुछ मुमकिन नहीं है। अब कुछ मुमकिन नहीं। शहजाद चौधरी साहब, मुज़ाकरात की कामयाबी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तयनाती या फिर मुलाकातों से मशरूत करना, अपोजिशन की इसको पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी समझेंगे, एक फजूल की जिद कहा जाए, या फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर ना बैठने के बहाने? मेरा ख्याल है दोनों तरफ से ये एक फजूल सी गुफ्तगू या फजूल सा एजेंडा है। ना हुकूमत वो कर सकती है जिसकी बुनियाद पे वो बात करना चाह रही है। असल में जब आपका सवाल मैंने देखा तो चूंकि मैं दिन में न्यूज़ को फॉलो नहीं कर सका था, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि पाकिस्तान में एक नई सुबह तुलू होने को है और हम अब अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन आपके इब्तदाइये ने और फिर जो मेरे साथियों ने कहा, बिल्कुल पानी फिर गया मेरी उस उम्मीदों पर, क्योंकि ये तो बात ही कुछ और है। ये तो बात ऐसी है कि तीन जो चीज़ें, मुलाकात, बानी के साथ मुलाकात, वो तो आपने जेल मैनुअल के तहत देनी ही देनी है, नहीं देनी तो आपने नहीं देनी। इससे कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान के सियासी उलझाव के अंदर सुलझने वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर उन मुलाकातों के बाद। नंबर 2, असीरों की रिहाई वो अदालतों का काम है। मुकदमे अगर आप ख़त्म कर देंगे तो निकल आएंगे तो शायद कोई पीटीआई के अंदर कोई फ़र्क पड़ जाएगा। बाकी सियासी महाज पे या सियासी माहौल के अंदर मुझे कोई बहुत बड़ी तब्दीली होते नजर नहीं आती। देखिए, पाकिस्तान का जिस वक्त निज़ाम है वो एक खास मारूज को एड्रेस कर रहा है, उस लिए बना था। वो मारूज 2021 से लेकर 2023 तक जो सियासी एक तरह से अफरा तफरी फैल गई थी एकदम से, और हम एक क्राइसिस में चले गए थे, उसको एड्रेस करने के लिए, वहां से निकालने के लिए ये जगह बनी थी। अब यहां से आगे का भी तो सफर है ना। तो वजीर आजम साहब की जिम्मेदारी बनती है कि इसके, क्योंकि मुल्क के जिम्मेदार वो हैं और सियासी लीडरशिप के अंदर वो इस वक्त सबसे नुमाया पोजीशन पे हैं। अगर उन्होंने सियासत का मुस्तकबिल का जो वो है मंजर, उसको नहीं तश्कील देना तो और कौन देगा? तो अगर, तो जिससे आमिर अहमद खान साहब बात कर रहे थे ना, उन्होंने कुछ और तरीके से बात की, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है कि अब हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी बन गई है, मजबूरी बन गई है कि ये बात की जाए। इसलिए नहीं कि फौज कह रही है या कल DGISPR ने कुछ इशारे दिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनको भी तो अपना मुस्तकबिल देखना है। उनके बच्चे भी तो आगे वजीर आजम और ये वो बनेंगे और सारा कुछ करेंगे। तो क्या वो सारी उम्र के लिए ऐसा ही निजाम लेके चलेंगे जो इस वक्त कायम है? वो भी ऐसा नहीं चाहेंगे। तो पाकिस्तान को वापस अपनी जगह पे आना है, सियासत को अपने दायरे में वापस आना है। पाकिस्तान का मिजाज ही मुख्तलिफ है। आपने मार्शल लॉ के बाद देखा किस तरीके से जमहूरियत को सेलिब्रेट किया जाता है। ये वो अवामी है जो किस तरीके से ये जज्बा लेके आते हैं। तो उस जज्बे को डिनाई कर देना, ये एक वक्ती तौर पर ये निजाम जो शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, आपने माजी के हवाले दिए, क्या माजी में इस हद की या इस एक्सट्रीम की पोलराइजेशन सोसाइटी में रही जहां दो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स आपस में बैठने और एक दूसरे को ट्रस्ट करने को तैयार नहीं? मतलब एक ट्रस्ट डेफिसिट इतना सीरियस हो गया है कि तजाद है मुकम्मल तौर पर। हमारी सबसे बड़ी जो अलमिया है वो ये है कि हम सियासत सिर्फ इमरान खान और उसके मुखालिफों के दरमियान देखते हैं, हम उससे आगे सियासत को देखते ही नहीं। हमारे नजदीक सियासत का मतलब है PTI और इमरान खान। भाई एक पॉलिटिकल पार्टी है, पता नहीं कोई 150-200 के पता नहीं कितनी पार्टियां पाकिस्तान के अंदर, वो बेशक वो इतनी नुमाया नहीं है, ये नुमाया होगी। इस नुमाया पार्टी को भी अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ करना पड़ेगा ना।
तो अगर आप मुझे ये कह दो कि अच्छा इमरान खान इन 3 चीजों के ऊपर बात करने के लिए तैयार होगा, या फॉर दैट मैटर वो कहेगा कि मुझे आजाद करो, मुझे रिहा करो और मेरी हुकूमत मेरे हाथ दे दो, तो वो भी किसी एक भोलपन का शिकार होगा ना। इस भोलपन के अंदर भोलपन के साथ मिलके तो किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं हो सकती। हाँ, अगर मुझे ये कहते कि टीटीएपी के साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, तो मैं कहता हाँ, एक इनफॉर्मल सीओडी की तरफ पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। क्योंकि आफ्टर ऑल इस निजाम ने 2 साल में 3 साल में जब भी खत्म होना है, खत्म तो होना है ना। उस निजाम के बाद एक और निजाम आएगा, वो जरूरी नहीं कि हम इसी निजाम के अंदर वापस चले जाएं। इसलिए मेरा ख्याल है कि खुदारा पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखिए, पाकिस्तान की जरूरियात को देखिए, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कैसे होंगे, पाकिस्तान के अंदर सियासत किस किस्म की होगी, पाकिस्तान के अंदर अदालतों और इंसाफ का निजाम क्या होगा, पाकिस्तान की सहाफत कैसे अपना काम कर पाएगी। ये आज मारूस के अंदर जिसमें जकड़े हुए हमें, इससे निकल के हमें देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो एक वक्त को एड्रेस कर रहा है। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है, तो अगर वो टीटीएपी से मुलाकात कर रहे होते और ये मुस्तकबिल का नक्शा तश्कील देने के लिए किया जा रहा होता, मैं आज बहुत खुश होता इस चीज के बारे में। दूसरी बात, उनको जो काम करना है वो चीफ मिनिस्टर केपीके को बुला के अपने सामने बिठाएं, और ये जो कल हमने जिस पे बात की और जो डीजीआई एसपीआर की शिकायत हैं, उन चीजों का हल निकालने की जरूरत है। अगर उनको सबसे पहला काम करना चाहिए तो ये। बाकी अगेन शहजाद साहब, ऊपर जहां आमिर साहब ने बात खत्म की कि ताल्लुक ही ब्रेकडाउन हो गया सूबे और विफाक के दरमियान, और फिर कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रद्द-ए-अमल दिया है चीफ मिनिस्टर ने, क्या प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बैठ पाएंगे? वो केपीके चला गया छोड़ के, केपीके सब निकल गए यहां से, वो कहीं और किसी और मुल्क में चले गए हैं। वजीर आजम साहब जा सकते हैं, उनके दफ्तर में जाके बैठ कर सकते हैं, उसको बुला के अपने दफ्तर में बैठ बात कर सकते हैं। क्या अगर आप सिर्फ एक ही लेंस से देखेंगे, इमरान खान के लेंस से, तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं, ना कुछ होगा ना कुछ हो सकता है। सर पीटीआई एक ही लेंस से देख रही है ना कि उनके पास तो डिसीजन मेकिंग पावर्स ही नहीं है। पीटीआई को छोड़ देना, पाकिस्तान और भी तो है ना। सर सीएम केपी ये कह रहे हैं ना, सीएम केपी आगे नहीं बढ़ पा रहे, फैसला नहीं ले पा रहे। तो आप पीटीआई है ना, पीटीआई है, सीएम केपी इज नॉट पीटीआई, इमरान खान इज नॉट पीटीआई। अगर उन्होंने उसको पीटीआई बनाना है तो और भी लोग हैं यहाँ पे। इस वक्त मुस्तफा नवाज खोखर को बुला लो, उससे बात कर लो, असद कैसर को बुला लो, उससे बात कर लो। ये सब लोग इस वक्त असेंबली में मौजूद है ना। उसको चकजई को बुला लो, उसको क्यों नहीं अपॉइंट करते ऑपोजिशन का लीडर, करके उससे बात इकट्ठे बैठे बातें करें, आपस में गुफ्तगू करें, देखें मुस्तकबिल का तरीका क्या होगा। 3 साल के अंदर हम अगले साल ये करेंगे, उससे अगले साल ये करेंगे, उससे अगले साल ये करेंगे। हम पाकिस्तान को वापस अपनी पटड़ी पे चढ़ाएंगे, मईशत के अंदर, सियासत के अंदर, सहाफत के अंदर, अदालत के अंदर, इंसाफ के अंदर। क्या मुश्किल है? कौन सी बात है जो मुश्किल है बात करने के अंदर? दुरुस्त हो गया शहजाद साहब। इमरान खान के सोच के इस दिमाग से निकालें कीड़ा, हमें अपने इस एक शख्स का कीड़ा निकालना पड़ेगा। अब पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को लेके आगे चलना है। ठीक हो गया, वेरी राइट। रजा रूमी साहब, मुझे ये बताइएगा, अगर मुज़ाकरात शुरू भी हो जाएं, क्या वो बामायने होंगे, महज रस्मी मुलाकातें होंगी? आपको लगता है यहां से आगे वजीर आजम के कहने के बाद और हुकूमत जिस तरह से आगे पीछे होती है, कोई वे फॉरवर्ड है पॉलिटिकली? आज आपका अंदाज बड़ा जारहाना है, इसलिए मैं जरा ध्यान से ही बात करूंगा, क्योंकि फिर आप बात जारहाना नहीं है। शहजाद साहब ने इतने मुश्किल मामलात जो नहीं सुधर रहे, इतना सिंपल हल दिया है कि मुझे लग रहा है हम भी टक्कर ही मार रहे हैं 2 साल से कि खुदा के लिए मुज़ाकरात की मेज पर बैठ जाओ। आजकल तो लगता है आयशा आप भी सोशल मीडिया के असर में आ गई हैं। वहां भी मैं कोशिश करती हूँ दूर रहूं इस असर से। देखिए आयशा, यहाँ पे मुज़ाकरात हैं, उसमें 2 फरीक नहीं 3 फरीक हैं। पहला फरीक तो जाहिर बात है जिनका जिक्र किया जा रहा है, बानी चेयरमैन और उनकी पार्टी है। दूसरा फरीक हुकूमत वक्त और जो कोलिशन है उसके अंदर भी कई ग्रुप्स हैं। और तीसरा जो फरीक है वो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है। कल आपने एक फरीक का मौकफ जो है वो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सुन लिया, इससे चंद हफ्ते पहले एक उससे भी कहीं ज्यादा मौकफ जो है वो सामने पब्लिक में आ चुका है। और अगर आप उसको सामने रखें तो फिर इन 3 फरीकैन जो हैं उनमें से एक फरीक तो किसी किस्म की इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता, जबकि पीटीआई उसी फरीक से बात करना चाहती है। वो कहती है, और वो कहता है कि चाचा मैं तो उसे नहीं बोलूं। तो अब बात यह कि इन हालात में कौन से मुज़ाकरात और कैसे मुज़ाकरात, ये बिल्कुल एक फराख दिली और एक सियासी, जिसे कहना चाहिए ये टैक्टिक होता है, जो वजीर आजम साहब ने, स्पीकर ने, बारहा उन्होंने ये दावत भी दी है। लेकिन क्या वजीर आजम पाकिस्तान या स्पीकर कौमी असम्बली इस पोजीशन में है कि वो जो हमारे मसीहा हैं उनको आज़ाद करवा सके, रिहाई का ऑर्डर दे दें? ये ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो अदालतों ने करना है और अदालतों के पीछे भी और कुव्वतें हैं, उन्होंने करना है।
क्या वो इस पोजीशन में है कि वो एक नए फ्रेश इलेक्शंस करवा कर दोबारा से वहीं पे मसीहा आजम को वजीर आजम बना दें? ऐसा भी नहीं हो सकता है। वो ऐसा करेंगे तो खुद अपनी पाँव पे कुल्हाड़ा चलाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है कि जो दीगर मुतालिबात हैं वो पूरी कर सकती है इस वक्त की सिविलियन हुकूमत? नहीं। तो इसका यह मतलब है कि ये रस्मी कार्रवाई होगी। आपने चूंकि पूछा है तो आपको साफ साफ बता देते हैं, उससे आगे कोई मामला नहीं बढ़ेगा। नंबर एक। नंबर दो, अगर इस रस्मी कार्रवाई को कोई मानी खेज कार्रवाई बनाना है तो उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ सियासी हिकमत अमली, कुछ बसीरत दिखाना पड़ेगी। उनको भी लचकदार रवैया अपनाना पड़ेगा। और उसमें बहुत सी बातें जिनका जिक्र अभी हो चुका है, मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उसमें सरे फहरिस्त एक चीज ये है कि सियासी जो अपना मौकफ पेश करना और अपनी सियासत की एडवोकेसी करना तो बिल्कुल आइन और कानून इसकी इजाजत देते हैं, मगर रियासती मफादात जो हैं उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। कोई भी जमात नहीं कर सकती, चाहे वो आपके दुनिया से ताल्लुकात हों, चाहे वो पड़ोस के मुल्क से जंग हो, चाहे वो टीटीपी का मसला हो जहां पे इस वक्त शदीद इख्तलाफात सामने आए हैं। और कल DGISPR की कॉन्फ्रेंस ने उसके ऊपर मोहर भी सख्त कर दी है उन इख्तलाफात पर। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां 15 एकड़ रकबे पर दरख्तों की कटाई हुई है और इस्लामाबाद को गंजा करने का प्लान बना रखा है और वहां के लोग सर पीट रहे हैं कि माहौलियात के साथ कैसे खेला जा रहा है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद का शक्करपड़ियाँ, जो कभी दारुल हुकूमत का सब्ज चेहरा और कुदरती शनाख्त था, आज कई मकामात पर वीरान और बंजर जमीन में तब्दील हो चुका है। मसला सिर्फ दरख्तों की कटाई का नहीं, बल्कि उस अंदाज और तरीक़ाकार का भी है जिसके तहत पूरे एकड़ साफ कर दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मजमूई तौर पर 15 एकड़ रकबे पर दरख्त काटे गए हैं। CDA के मुताबिक अदालती हुक्म के तहत पोलन एलर्जी का बायस बनने वाले दरख्तों को काट कर उनकी जगह माहौल दोस्त दरख्त लगाए जाएंगे। मगर ये मामला महज पोलन एलर्जी के खिलाफ एक इंतजामी इकदाम नहीं रहा, बल्कि ये रियासती निगरानी और ठेकेदारी निज़ाम और जवाबदेही के पूरे ढांचे पर एक संजीदा सवाल बन चुका है। CDA के अपने ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जिस ठेकेदार को सिर्फ पोलन एलर्जी पैदा करने वाले दरख्त काटने का ठेका दिया गया था, उसने 3 से 4 एकड़ के रकबे पर मौजूद तमाम ही दरख्त बगैर किसी मार्किंग, शनाख्त या तफरीक के काट डाले। यानी वो दरख्त भी खत्म कर दिए गए जिनका पोलन एलर्जी से कोई ताल्लुक ही नहीं था। इस मामले पर इस्लामाबाद के शहरी शदीद परेशानी का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ मजाज अथॉरिटीज को बाकायदा खतूत लिखकर शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर अदालत का हुक्म मखसूस दरख्तों तक महदूद था तो पूरा इलाका बंजर कैसे बना दिया गया, और अगर ठेकेदार ने इख्तियारात से तजावुज किया तो CDA की निगरानी कहाँ थी? इस मामले का एक और संगीन पहलू यह है कि वो इस्लामाबाद, जहां कभी स्मोग एक अजनबी लफ्ज था, अब वहां भी शदीद धुंध और स्मोक के मनाजर सामने आ रहे हैं। ऐसे में सब्जा और दरख्त खत्म करने के फैसले शहरियों के लिए मजीद खतरात को जन्म दे रहे हैं। ऐसे वक्त में जब मुल्क में हर साल सैलाब, शदीद बारिशों और मौसमियाती बेतरतीबी का सामना है, दरख्त सिर्फ जमालियाती इंतखाब नहीं रह गए, बल्कि शहरी बका, दर्जा हरारत के तवाज़ुन, पानी के बहाव और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ की मजबूत दीवार साबित होते हैं। मौसमियाती तब्दीली के इस दौर में दरख्तों की अंधाधुंध कटाई महज एक इंतजामी कोताही, बल्कि एक ऐसा मुजरिमाना फैसला है जो आने वाली नस्लों के लिए मजीद तबाही, स्मोक, सैलाब और माहौलियाती अदम इस्तेहकाम की बुनियाद रख रहा है। पैनल क्या राय रखता है, इस सवाल में जानते हैं। इस्लामाबाद 15 एकड़ रकबे पर दरख्तों की कटाई, फैसला पोलन एलर्जी के खात्मे के लिए किया गया। CDA, शहर में धुंध और स्मोक, शहरी परेशान, अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ का अमल या शहर को माहौलियाती खतरात की तरफ धकेल दिया गया? शहजाद साहब। पोलन तो काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद में एक मसला है और बहुत बड़ा मसला है। जब सीज़न आता है पोलन का तो बहुत लोग बीमार होते हैं और हर घर में तकरीबन इस किस्म की मिसालें एग्जिस्ट करती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब ये फैसला किया गया कि इस किस्म के दरख्त लगाए जाएंगे तो गलत फैसला था, जो कि यहाँ पर कहीं से ला के ऐसे दरख्त उगा दिए गए जो कि जंगली शतूत जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से मलबरी, जिससे कि ये पोलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसको हटाना ज़रूरी था। मेरे ख्याल में ज़रूर हटाया जाना चाहिए था ऐसा दरख्त जो कि बीमार कर रहा है। लेकिन अब आ जाता है तरीक़ाकार। अब आप मुझे कोई ये बताए कि ठेकेदार ने बगैर इजाज़त के और बगैर देखे और बगैर नोट किए कर दिया, तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं। CDA का बंदा उनके साथ ठेकेदार के हर वक्त मौजूद होता है, बल्कि होगा, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा होगा कि तुम काटो,
मैं देख लूंगा, कोई फिक्र ना करो, तो मैं कोई रोकेगा नहीं, कोई चेक करने नहीं आएगा। तो सीडीए के या इंतजामिया के जो लोग बीच में मिलके इस किस्म की हरकतें करते हैं, और इसकी तारीख हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, तो ये इस वजह से मुझे लगता है कि इसके अंदर ये बिल्कुल कोई वजन नहीं है कि उसने बगैर इजाजत कैसा काम कर लिया। दूसरी बात, जो हमारी इंतजामिया जो उनके भी सीनियर इंतजामिया, सीडीए हो या सीडीए को लुक आफ्टर करने वाले मोहसिन नकवी साहब, वो जरूर इसका नोटिस लें, और जो जिम्मेदारान है उनको सख्त सजा दी जाए, जो कि नोटिस भी हो गया है। कानून के अंदर जायज है, जी। ये दी जानी चाहिए। दरख्त काटने पे नहीं, ऐसे दरख्त काटने पे जो कि नहीं काटे जाने चाहिए थे, पहली बात। लेकिन हर दौर में हर जगह पे ये काम किया जाता है और दरख्त हटाने पड़ जाते हैं। हर दरख्त काटने से पहले उसके मुतबादिल 2 दरख्त उगाए जाने चाहिए। ठीक। ये उसूल है। डेवलपमेंट के अंदर सड़कें बनानी है, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स डेवलप करनी है, ऐसा भी नहीं कि अंदर राज आप क्रिएट कर लें जहां पर धुएं और मिट्टी के बाद स्मॉग से आपकी जान ना छूटे, जो आज इस्लामाबाद का मुकद्दर बन चुका है। लेकिन अगर तौर तरीका हो, अगर एक प्लानिंग हो, अगर एक अर्बन प्लानिंग के मामलात को लेकर चला जाए, एनवायरमेंटल प्लानिंग वालों को शामिल किया जाए और एक्सपर्ट्स हो जो कि मामलों, तो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक। हमारे यहाँ हर काम एक शाही फरमान के तहत किया जाता है और उसका फिर नतीजा ये निकलता है जो हम भुगत रहे हैं। दुरुस्त। मेरा नहीं ख्याल इस्लामाबाद अब इस मट्टी और धुएं के जो मलगम है उससे कभी निकल सकेगा, अब ऐसा ही रहेगा। रजा रूमी साहब, ये जो ठेकेदार ने प्ली ली कि बगैर मार्किंग भी कुछ दरख्त बीच में काट दिए गए जंगली शतूर, की वाकई जैसे शहजाद साहब ने कहा दहाइयों पुराना मामला है, मगर मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर और आज की ग्राउंड रियलिटी में इस्लामाबाद को ना के दरख्त मजीद दिए जाते हैं, ये सब कुछ जो किया गया है शहर की माहौलियाती सलामती के लिए कितना बड़ा खतरा क्रिएट कर दिया गया है। आयशा, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि इस्लामाबाद हमारे आंखों के सामने तबाह हो रहा है। देखिए, मेरा ताल्लुक 2 शहरों से, लाहौर मेरी जन्म भूमि है और इस्लामाबाद मेरा पसंदीदा शहर है। मैंने अपनी आंखों में अपनी जिंदगी में लाहौर को तबाह होते हुए देखा है। इस पे जो दरख्त थे, जो घने दरख्त पर पेड़ हर जगह थे, वो काट दिए गए हैं शाहराहों की तौसी के लिए, अंडरपास बनाने के लिए, खुदा जाने क्या क्या। और आज आप देख सकती हैं कि लाहौर जो है वो स्मॉग में और एयर पोल्यूशन में दुनिया में टॉप 1 या 3 शहरों में होता है। और अब जतन उसके ऊपर अरबों रुपए खर्च होंगे, गन्स लाई जाएंगी और पता नहीं क्या क्या किया जाएगा उसको ठीक करने के लिए, जो पहले ही उसका बंदोबस्त किया जा सकता था। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिल कटता है वो इस्लामाबाद जैसे हसीन शहर को जिस बेरहम तरीके से तबाह किया जा रहा है, और खुसूसन पिछली 1 दिहाई से ये हो रहा है। ये भी ठेकेदार का मामला तो नया है, और यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या जो सीडीए के अफसरान या जो सुपरवाइजर्स हैं वो इतने ही दूध पीते बच्चे हैं कि उनको पता नहीं कि ठेकेदार वहां पे क्या कर रहा है कि जी गलती हो गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बात यह है कि ये एक नाकिस डेवलपमेंट मॉडल है। पहले इसको लाहौर में इंप्लीमेंट किया गया कि सड़कें बना दो, शाहराहें बना दो, बाईपास बना दो, अंडरपास बना दो और उससे कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी। यही मॉडल अब इस्लामाबाद में फॉलो किया जा रहा है। इसमें आपको पता है कि ये पहले शहबाज शरीफ साहब का मॉडल होता था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फिर उसके बाद मोहसिन नकवी आए एज केयर टेकर। वो उन्होंने, शहबाज साहब ने खुद उनकी तारीफ की, उन्होंने कहा आप तो मुझसे भी स्पीड में आगे निकल गए हैं। आपको याद होगा। अब इस्लामाबाद इन 2 शख्सियात की पॉलिसीज का विक्टिम बन रहा है। मैं ये अफसरों, कमिश्नरों, उनको मैं नहीं करूंगा, मैं बराह रास्त ये बात करूंगा कि कौन इस वक्त जिम्मेदार है, और उसमें वजीर दाखिला मोहसिन नकवी उनकी जिम्मेदारी बनती है, सीडीए उनके तहत आता है, नंबर 1। और फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, उनको पता नहीं है कि इस्लामाबाद में ट्रैफिक जैम और धुआं कैसे बढ़ा है और क्या किया जा रहा है। बिल्कुल इसको बंद होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए उन लोगों को जो इसमें मुलव्विस है। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ज़ैगम साहब, ये जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है इसके ऊपर बहुत आवाज़ वहाँ के शहरी उठा रहे हैं, खतूत लिखे जा रहे हैं। क्या कहा जाए, संगीन गफलत है, मुनज़्ज़म नाअहली है, जिम्मेदार सिर्फ ठेकेदार है, जिम्मेदार सीडीए है, या बड़े बड़े ऐसे दिमाग हैं जो पता नहीं इस्लामाबाद को किस तरह का इस्लामाबाद देखना चाहते हैं? आयशा, ये बर्गर बच्चों की जंग है। इस्लामाबाद हैज़ बीन लॉस्ट ऑलरेडी। जैसे इस्लामाबाद पे जंग लड़ी जा रही है, बात की जा रही है, ये वो सेक्टर्स हैं जो आज के असल इस्लामाबाद का 1/4 भी नहीं है। आप ज़रा ज़हमत कीजिए, इस प्रोग्राम के बाद गूगल अर्थ पे जाइए और इस्लामाबाद को देखिए। 3/4 ऑफ इस्लामाबाद, 3/4 इस्लामाबाद जो है इस वक्त सलम आबाद है। रियल इस्लामाबाद है सलम आबाद।
जिसको हम गिनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। इतने दूर दूर तक स्लम्स फैल चुके हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर हम पिंडी को इस्लामाबाद से कैसे अलग कर सकते हैं? ये तो ऐसे ही है जैसे आप लाहौर के दरमियान में से एक लकीर खींचें और कहें कि इस तरफ लाहौर है और इस तरफ कुछ और है। देयर इज एसेंशियली वन सिटी। तो सिर्फ चंद सेक्टर्स की बात है, और यहां जो हशर हो चुका है, इतनी खूबसूरत यहां चश्मे पहाड़ों से उतरते हैं और उतरते ही वो गट्टरों में तब्दील हो जाते हैं। यहां पर वादियां हैं जो स्लम्स बन चुकी हैं, दरख्त हैं, फौना है जो खत्म हो चुका है, जंगली हयात है जो खतरे में है। अब एक छोटी सी जगह का हम क्या रोना रोएं। हमारी जो अशराफिया है उसके लिए शहर शहर नहीं होते, शहर रियल एस्टेट होते हैं। वो गायें होती हैं जिनसे दूध निकाला जाता है। ये हमारी सीडीए 60 साल से ये प्लाट बना बना कर बांट रही है और बेच रही है और कमा रही है। आज भी इस्लामाबाद के प्लाटों का जो खेल है, हर साल कितने 100 अरब रुपए का खेल है, हम गिन भी नहीं सकते, तस्वर भी नहीं कर सकते। ठीक हो गया ज़ैनब साहब, अफसोस की बात है कि फिर आने वाली नस्लें क्या करेंगी इसका। आमिर साहब, बात तो वही है कि क्या शहर इस तरह से डेवलप किए जाते हैं, इस तरीके से ग्रो होते हैं? अब इस्लामाबाद जैसा सरसब्जो शादाब पहाड़ी इलाका या शहर था, अब क्या कहा जाए? आपकी राय में क्या इसी तरीके से होना चाहिए जैसे सीडीए ने किया? ये कौन कह सकता है ऐसा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये आई लुक एट इट एक ये इट्स अ मच बिगर प्रॉब्लम। ये मैं कभी भी एक्चुअली शरीफ ख़ानदान जो है उनकी जो माहौल के साथ रिश्ता है, मैं कभी भी उससे इम्प्रेस नहीं रहा। मैं भी रज़ा रूमी की तरह लाहौर में ही ज़्यादातर उम्र मेरी गुजरी है, और मैंने लाहौर का इनके हाथों जो हशर हुआ है तरक्याती कामों के नाम पर, जिस तरह से लाहौर को कुदरत और कुदरती निज़ाम से दूर लेके जाया गया है, ख़ास तौर पर जब शहबाज शरीफ पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर बनाया गया पंजाब में, तो उसके बाद जो हमने लाहौर का अशर देखा, ये इनके जहन में कोई एक नेचुरल रिश्ता अपनी एनवायरनमेंट के साथ नहीं है। और ये जो इस्लामाबाद वाले जिस वाक़े की आप जिक्र कर रही हैं, मेरा ख्याल में ये उसके एक विंडो है जिसके ज़रिए हम एक बिगर पिक्चर को देख रहे हैं। वो बिगर पिक्चर इतनी ख़तरनाक है जी, देखें इस्लामाबाद की बात नहीं है, वो इतनी ख़तरनाक है। आई वाज रीडिंग अ स्टडी आयशा, जिसके अंदर जो पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल अर्बनाइजेशन, अर्बन और रूरल पॉपुलेशन की डिवीजन की बात होती है, वो उसके ऊपर एक क्रिटिक थी, और उसमें लिखा हुआ था कि देखें हम अपनी अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का फैसला करते हैं पुरानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स के ऊपर बेस्ड होता है वो फैसला, जबकि अगर आप हकीकी ज़िंदगी को देखें तो शायद पाकिस्तान की 75 से 80% आबादी जो है वो अर्बनाइज हो गई है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे नेचुरल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स हैं वो इस रैपिड अर्बनाइजेशन से प्रेशर में आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये कभी भी अपने जनरली हुक्मरान तबके में, और ख़ास तौर पे ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जो इनके जहन के अंदर डेवलपमेंट मॉडल है, उसमें तो कभी भी मुझे ये एक एज एन इशू ऑफ कंसर्न नज़र नहीं आया, जिसके लिए एक मुल्क वाइड, कंट्री वाइड एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। लेकिन मैंने शायद शाज़ नादिर ही कभी इनसे बात करते हुए, इनको इस बारे में बात करते हुए सुना। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने आते ही इमरजेंसी, एजुकेशन इमरजेंसी तो नाफिज कर दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। उसके बाद तो इजलास भी ना हो सके। सर बहुत शुक्रिया। कंक्लूड करते हैं कि खुदारा शहरों को डेवलप जरूर करें, मगर फितरत के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें, क्योंकि रद्द अमल काबिल बर्दाश्त ना होगा। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।